हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। दोस्तों हम आप लोगों के लिए डेली सुबह 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे हम आप लोग को डेली आप लोग को जो है एमसीक्यू की क्लास टेट थ्योरी की प्रोवाइड कर रहे हैं सीआईटीएस एंट्रेंस 2023 के लिए। दोस्तों पिछले 1-2 दिन से क्लासेस डिस्टर्ब हुई हैं। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हमारा जो है हेल्थ इशू है, हमको थोड़ा जो है फीवर आ गया है और सर्दी हो गई है, तो आपको क्लासेस इधर उधर मिल रही हैं। दोस्तों कुछ दिन में फिर आपको सही मिल जाएंगी। चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आपको यही बताना था कि क्लासेस जो इधर उधर डिस्टर्ब हो रही हैं, रीज़न उसका यही है कि हमको थोड़ा फीवर आ गया है, इसी वजह से आपकी क्लास प्रॉपर आपको मिल नहीं पा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों आज की क्लास जो है फोर्जिंग टूल के ऊपर होने वाली है। इसमें हम जो है इंपॉर्टेंट फोर्जिंग टूल से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो दोस्तों जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए और सीआईटीएस से जुड़े हुई किसी भी जानकारी के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाथ से फोर्जिंग करते समय कामगार को स्फुलिंग व गर्म वर्कपीस से अपने आप को बचाए रखने के लिए संरक्षक उपकरणों के नाम बताओ। तो जो है आपका जो फोर्जिंग किया जाता है, तो जो आपका वर्कर होता है वो अपने आप को बचाए रखने के लिए किस किस उपकरण का उपयोग करता है। पहला है टांग्स, चमड़े के दस्ताने, आँखों का चश्मा, उपरोक्त सभी। तो बात करें दोस्तों, टांग्स का भी उपयोग करता है, चमड़े के दस्ताने का भी उपयोग करता है और आँख पर चश्मा भी लगाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि सॉरी दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों जो है उपयोग करता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। फोर्जिंग द्वारा लाल गर्म धातुओं में सुराख बनाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो बताइए फोर्जिंग द्वारा जब लाल गर्म धातु जब होती है तो उसमें जो सुराख बनाते हैं उसके लिए टूल का उपयोग किया जाता है, उस टूल को क्या कहते हैं? फोर्जिंग पंच, फोर्जिंग ड्रिफ्ट, स्वेज ब्लॉक, वी ब्लॉक। तो बात करें दोस्तों उस टूल को कहते हैं हम लोग फोर्जिंग पंच। क्या कहते हैं? फोर्जिंग पंच। फोर्ज द्वारा लाल गर्म धातु में सुराख बनाने के लिए हम फोर्जिंग पंच का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि टूल स्टील के वर्कपीसों को गर्म करने के लिए निम्न में से सॉलिड फ्यूल। तो आपका जो टूल स्टील के वर्कपीस होते हैं उसको गर्म करने के लिए निम्न में से सॉलिड फ्यूल पूछ रहा है। तो सॉलिड फ्यूल कौन? पेट्रोलियम गैस तो सॉलिड है नहीं, ये गलत हो जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ ये भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या है? कच्चा कोयला। तो आपका यही सॉलिड फ्यूल है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी, कच्चा कोयला। तो टूल स्टील के वर्कपीस को गर्म करने के लिए हम कच्चा कोयला का इस्तेमाल करेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिक भारी, क्या कह रहा है? अधिक भारी व बड़े वर्कपीसों को फोर्जिंग के लिए निम्न में से प्रयोग में लाई जाने वाली फोर्ज दैट डैश है। तो कौन सी फोर्ज है? जब अधिक भारी बड़े वर्कपीस के लिए किस फोर्जिंग के लिए इसका उपयोग करेंगे फोर्ज का हम? हैंड फोर्ज, मशीन फोर्ज, ड्राफ्ट फोर्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता है जैसे बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें तो सब कहाँ होती हैं? मशीन पर होती हैं। वैसे यहाँ पर भी अधिक बड़े भारी वर्कपीस को फोर्जिंग करने के लिए हम मशीन फोर्ज का इस्तेमाल करेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्जिंग की जाती है धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके, धातु को गलनांक से अधिक तापमान पर गर्म करके, स्टील को 750 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके, स्टील को 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके। तो दोस्तों अगर बात की जाए फोर्जिंग, तो फोर्जिंग आप धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके जो है करते हैं। फोर्जिंग कब करते हैं? धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके, राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक उच्च कार्बन इस्पात को फोर्ज करना है, उच्च कार्बन इस्पात को फोर्ज करना है, निम्न में से कौन सा रंग सही फोर्जिंग तापक्रम दर्शाता है? तो आपको जो उच्च कार्बन इस्पात को गर्म करना है तो उसके लिए कौन सा तापक्रम उसके फोर्जिंग के लिए जो है तापक्रम दर्शाता है? पीला लाल, गहरा चेरी लाल, काला, हल्का पीला। तो जो आपका उच्च कार्बन इस्पात होता है उसके लिए जो फोर्जिंग टेम्परेचर होता है वो होता है पीला लाल। क्या होता है? पीला लाल, राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। एक नए क्वेश्चन जरूर आपसे पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एक कार्य वस्तु को तप्त करने का तापक्रम उसके पदार्थ और उसकी फोर्जिंग विधि पर निर्भर करता है। मध्यम कार्बन, इसमें सिंपल इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही पढ़ना है। मध्यम कार्बन इस्पात को निम्न में से किस ताप रेंज पर फोर्ज किया जाता है? इतना तो झूठे लिख दिया गया है, आपका यही पढ़ लीजिए। आपका यही बताना है कि मध्यम कार्बन इस्पात को निम्न में से किस ताप रेंज पर फोर्ज किया जाता है। तो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 720 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड,
उसके बाद 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो है आपका आखिरी है 850 से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बात करें मध्यम कार्बन इस्पात के लिए जो फोर्जिंग टेम्परेचर होता है वो होता है 850 डिग्री सेंटीग्रेड से 1250 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों, फोर्जिंग के कार्य में उपयोग होने वाले हैंड हैमर का भार निम्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि फोर्जिंग में जो हम हैंड हैमर उपयोग करते हैं उसका भार क्या होता है। 1.2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 0.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो जो फोर्जिंग में उपयोग होने वाला हैंड हैमर है उसका जो भार होता है वो 2 किलोग्राम होता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाई स्पीड स्टील की फोर्जिंग करनी है, कौन सा रंग अधिक उपयुक्त फोर्जिंग तापक्रम को प्रकट करता है। तो बताइए कौन सा तापक्रम जो है प्रकट करेगा जो है फोर्जिंग करने के लिए हाई स्पीड स्टील का। हल्का लाल, गहरा चेरी लाल, सफ़ेद, पीला। तो आपका बात करें हाई स्पीड स्टील के जो फोर्जिंग टेम्परेचर का जो तापक्रम का रंग होता है वो होता है पीला। क्या होता है? पीला। राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि फोर्जिंग द्वारा स्टॉक की लोकल थिनिंग डाउन की जाने वाली विधि को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फोर्जिंग द्वारा स्टॉक की लोकल थिनिंग डाउन की जाने वाली विधि को डैश डैश कहते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग ड्राइंग डाउन। क्या कहेंगे दोस्तों? ड्राइंग डाउन। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों? ड्राइंग डाउन। एक सेकंड दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है। कह रहा है इसमें फोर्जिंग द्वारा स्टॉक की लोकल थिनिंग डाउन की जाने वाली विधि को। तो जो थिनिंग से जो फोर्जिंग द्वारा लोकल थिनिंग डाउन की जाती है उस विधि को हम लोग कहते हैं सेटिंग डाउन। सॉरी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ड्राइनिंग डाउन नहीं होता, इसमें तो आपका जो लंबाई होती है उसको जो है घटा करके जो है आपका व्यास बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है लोकल थिनिंग डाउन कह रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, उस विधि को हम लोग कहते हैं सेटिंग डाउन। क्या कहेंगे? सेटिंग डाउन। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइए, बी नहीं होगा आपका राइट आंसर होगा ए, सेटिंग डाउन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फोर्जिंग द्वारा स्टॉक की लोकल थिनिंग डाउन की जाने वाली विधि को सेटिंग डाउन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्न में से फोर्जिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो फोर्जिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? धातु की वेस्टेज कम करना, फोर्जिंग द्वारा तैयार जाबों की मशीनिंग में समय की बचत, फोर्जिंग द्वारा धातु की मजबूती बढ़ाई जा सकती है, और आखिरी है दोस्तों फोर्जिंग द्वारा इंटरनल स्ट्रेसों को शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो आपका जो है फोर्जिंग द्वारा जो दोस्तों कह रहा है उद्देश्य नहीं है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जो है फोर्जिंग द्वारा इंटरनल स्ट्रेसों को जो है शुद्ध किया जाता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है निम्न में से फोर्जिंग का उद्देश्य नहीं है। तो फोर्जिंग का उद्देश्य यही नहीं है दोस्तों कि स्ट्रेसों को शुद्ध नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग का कि फोर्जिंग करते समय यदि वर्कपीस को एनविल पर सपाट में रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ना रखा जाए तो, अगर फोर्जिंग करते समय यदि वर्कपीस को एनविल पर सपाट में ना रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि वर्कपीस एनविल पर सपाट ना रखा हो तो चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी तथा हाथ पर भी चोट लग सकती है। तो बात करें दोस्तों आपका राइट आंसर यही होगा। बाकी और आप आगे क्वेश्चन देख लीजिए ऑप्शन को। सतह समतल बनेगी, जब सपाट रखा नहीं जाएगा तो सतह समतल कैसे बनेगी। वर्कपीस में गड्ढा बनेगा, ये भी कोई इसका तर्क नहीं है, और है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों बात करें तो ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है आज का दोस्तों यही आखिरी क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आज का आखिरी क्वेश्चन यही था दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोग को जो क्वेश्चन पसंद आया होगा, आप लोग जो है आखिरी तक जरूर जुड़े होंगे। जो लोग भैया नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें CITS से रिलेटेड किसी भी जानकारी और फुल प्रिपरेशन के लिए। और दोस्तों थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से जो है वॉइस ओवरलैप मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को मैनेज कर लीजिए, बस जल्द ठीक होकर के आपको फिर से क्लासेज अच्छे से प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।